हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर 1 अकाउंटिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम में इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है, यानी एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछता ही पूछता है और आगे भी पूछेगा, राइट। तो इस चैप्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको हाल फिलहाल में अभी मैंने दो क्लिपिंग दिखाई थी। पहली क्लिपिंग के अंदर मिस्टर धनराज नाम का एक इंसान होता है, उसके गोडाउन के अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है। और आग लगने से उसका जो स्टॉक होता है, उसका जो गोडाउन में रखा हुआ माल था, वो उसका नुकसान हो जाता है, राइट। तो हर एक बिजनेस कंसर्न इस तरीके के रिस्क से बचने के लिए अपने आप को क्या करवाती है, इंश्योर करवाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी और बिजनेस कंसर्न के बीच में जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर होती है, वो क्या करती है, वो उस जले हुए माल के नुकसान की क्या करती है, भरपाई करती है। यानी कि बिजनेस कंसर्न को उस माल के जलने की वजह से जो भी नुकसान हुआ है, उसकी वो क्या करेगी, भरपाई करेगी, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं जो ओनर होता है, बिजनेस का जो ओनर होता है, उसको कहीं ना कहीं पॉलिसी लेनी पड़ती है, और उस पॉलिसी को अलाइव रखने के लिए उसे पेरियोडिकल बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रीमियम देने पड़ते हैं, राइट। अब होता क्या है, एक दिन एक ऐसा दिन आया जिस दिन आग लग गई। अब आग लगने के बाद होगा क्या, आग लगने के बाद वहाँ पे जितना भी स्टॉक था वो सारा का सारा जल जाएगा। अब जलने के बाद क्या होता है बच्चों, जलने के बाद जब स्टॉक जल जाएगा, तो उसके बाद जो जो उस बिजनेस कंसर्न का ओनर था, वो ओनर जो है वो तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे गोडाउन के अंदर आग लग गई है और आग लगने से मेरे इतने रुपए के माल का नुकसान हो गया है, राइट। अब पंगा ये आता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक सर्वेयर अपॉइंट करती है, किस चीज़ के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, ये देखने के लिए कि जिस दिन आग लगी है उस दिन गोडाउन के अंदर कितने का माल रखा था। क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा कि कितने का माल जो है उस गोडाउन में रखा था, क्योंकि माल जो है वो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। कोई कहेगा लाखों का माल था, कोई कहेगा करोड़ों का माल था, बट सर्वेयर जो जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान होता है, और वो इस चीज़ को सिर्फ कि उस दिन जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितने रुपए का माल रखा था, उसको निकालने के लिए एक कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। वो स्टेप्स जो है हमें सीखने पड़ेंगे, ताकि हम कहीं ना कहीं क्लेम निकालने के लिए रेडी रहे, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ी सी हल्की सी थ्योरी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। तो जब भी किसी बिजनेस कंसर्न के अंदर आग लगती है, तो वो बहुत सारे एसेट्स को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके अंदर बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मशीनरी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फर्नीचर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और स्टॉक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, वो अकाउंट मेंटेन करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एसेट्स, जैसे कि स्टॉक को छोड़कर, राइट। अब होता क्या है हमारे पास, इसलिए हमें स्टॉक इन द गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर क्या करना पड़ता है, हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। इसलिए इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए जो सर्वेयर होता है वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है एज ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी जिस दिन आग लगी उस दिन का उसे क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ फायर जो होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाएगा। तो स्टेप 1 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा प्रिपेयर, तो प्रिपरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इन विच द फायर टू प्लेस टू द डेट ऑफ द फायर। जो हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो हमारा जिस साल आग लगी उस साल के स्टार्टिंग से जिस दिन आग लगी उस दिन तक का बनेगा। अब सपोज करो जो बिजनेस कंसर्न है वो कैलेंडर ईयर फॉलो करती है और आग लग रही है हमारी 12th ऑफ जून को, तो हमारा जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो 1st ऑफ जनवरी से बनेगा 12th ऑफ जून तक का, राइट। बट अगर कोई बिजनेस कंसर्न फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, तो हमारा जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो 1st ऑफ अप्रैल से 12th ऑफ जून के लिए बनेगा, राइट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था उसकी वैल्यू कितनी थी, राइट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बना रहे हैं। अच्छा देखो, अब बच्चों यहाँ पे जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट देखो मैंने बना रखा है फॉर द पीरियड, किस पीरियड के लगेगा, किस पीरियड के लिए बनता है, जिस साल आग लगी उस साल के स्टार्टिंग से, यानी ये वाली डेट, और जिस दिन आग लगी उस दिन तक का, ठीक है। डेबिट साइड में हमारे पास क्या क्या आएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के, हमारे पास आएगा ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास आएगी एडजस्टेड परचेजेस, हमारे पास आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे पास आएंगे क्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हमारे पास क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, बाय नेट एक्चुअल सेल्स आएगी, बाय गुड्स विद कस्टमर्स नॉट येट अप्रूव्ड एट कॉस्ट आएगा, बाय गुड्स विद कंसाइनी
लाइंग अनसोल्ड ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड में आएगा एट कॉस्ट पे, और जो लास्ट में हमारे पास बैलेंस फिगर आती है वो हमारे पास किस चीज़ की होती है, क्लोजिंग स्टॉक की होती है, कि हमारे पास उस दिन गोडाउन में जो स्टॉक था वो कितने का था, ये वाली फिगर आएगी, राइट। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैसे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आया। बच्चों ये याद रखना कि हमें ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ये किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बनता, ना ही किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करता है, ना ही किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जो सर्वेयर होता है उस सर्वेयर को ना उसको किसी तरीके की अकाउंटिंग आती है, कुछ नहीं आता, वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान होता है और कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जो है वो क्या निकालता है, क्लोजिंग स्टॉक निकालता है, राइट। तो देखो हम डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, एडजस्टेड परचेजेस लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं। बच्चों क्रेडिट साइड में से हमारे पास नेट एक्चुअल सेल्स है, यानी एक तरीके की सेल, अभी के लिए इसको हम सेल मानेंगे। सेल में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, यानी कि हमारे पास COGS आ जाता है, राइट। अच्छा, अगर हम ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस इन तीनों में से अगर हम इस COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर हम ओपनिंग स्टॉक में से परचेजेस ऐड करके, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा ऐड करके COGS माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। और COGS कैसे निकला था हमारे पास, इसको इसमें से माइनस करके, यानी कि सेल्स में थे ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके COGS आता है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। अच्छा, अब मुझे बच्चों बहुत एक सिंपल सीधी बात बताना, मुझे पता है आपको ये दो आइटम नहीं पता चल रही है कि दो आइटम हमने तो कभी ट्रेडिंग अकाउंट को करते हुए नहीं बनाए, नई आइटम पुट करें, बट ये कहाँ से आ गए। देखो सिर्फ आप अपना ध्यान इस बात पे रखना कि जो हमें जो निकालना है वो ये निकालना है कि हमारे पास जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास गोडाउन में कितने रुपए का माल था। अब मुझे बताओ, हमारे पास जब मैं इस नेट एक्चुअल सेल में से अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। और अगर मैं ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके, यानी कि इस टोटल को ऐड करके इस COGS में से माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। बट उस क्लोजिंग स्टॉक में अगर सपोज करो कुछ ऐसा स्टॉक था जो उस क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ऐसा स्टॉक था जो ऑलरेडी किसी कस्टमर के पास रखा हुआ है, हमने अप्रूवल के लिए किसी कस्टमर के पास रखा हुआ है जो अप्रूवल पे था, बट वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, यानी कि वो माल कहाँ पे रखा है, वो गोडाउन में तो नहीं रखा, वो कस्टमर्स के पास रखा है, तो क्या वो यहाँ पे आना चाहिए, नहीं। तो यानी गोडाउन में उस दिन क्या वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, नहीं होगा, तो मुझे यहाँ कर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने के लिए मैं यहाँ पे इसे क्रेडिट साइड में लिख दूंगा, तो हमारे पास अगर यहाँ पे कोई फिगर ज़्यादा आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं बैलेंसिंग करूँगा तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम आएगा, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज़ होती है, कभी हम कोई बिजनेस कंसर्न होता है वो कंसाइनमेंट पे अपना माल भेज देता है। अगर कोई ऐसा माल है, अगर कुछ ऐसा स्टॉक है या फिर ऐसा गुड्स है जो हमने किसी कंसाइनी के पास रखा हुआ है, कंसाइनी के पास है बट अभी तक बिका नहीं है, कंसाइनी के पास है बट बिका नहीं है, तो इसका मतलब वो गोडाउन में नहीं रहा होगा, और अगर वो गोडाउन में नहीं है तो वो क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं आएगा। तो उसको हटाने के लिए, इस फिगर को मुझे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट साइड में बाय गुड्स विद कंसाइनी लाइंग अनसोल्ड के नाम से एक आइटम शो करना पड़ेगा जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। देखो अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे हमारे पास हमारा वो वाला माल जो जला ही नहीं है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता, बट वो वाला माल तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वेयर तो भाई बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, वो तो ये देखेगा ना कि जब आपके गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन में कितने का माल रखा था, क्योंकि आपको क्लेम भी उसी पे ही मिलेगा, आप समझ रहे हैं, आपको क्लेम भी उसी पे ही मिलेगा। इसलिए जो माल था ही नहीं गोडाउन के अंदर उस पर आपको क्लेम कैसे मिल सकता है। तो इस चीज़ को मुझे हटाने के लिए मुझे इन दोनों चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर के थ्रू कम हो जाए। क्योंकि जब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये दो आइटम और होंगे, तो उसकी वजह से हमारा आइटम कम हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं लेते तो वो सारी दोनों चीज़ें जो है उसके अंदर इंक्लूड हो जाती, बट वो तो गोडाउन में थी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये सारी आइटम्स को हमें लेना पड़ा। अब जो ICI है, यानी कि हमारा इंस्टीट्यूट है, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, वो सब कुछ तुम्हें डायरेक्ट नहीं देगा। इसका मतलब किसी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्चुअल सेल्स और ये गुड्स विद कस्टमर नॉट येट अप्रूव्ड और गुड्स विद कंसाइनी लाइंग अनसोल्ड, ये सब आपको डायरेक्ट नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर पंगे देगा। उस पंगों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। उस पंगों को ट्रीट करने के बाद ही मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाऊंगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमें एक बहुत ही ज़्यादा लंबी चढ़ाई करनी है। जितने भी हमारे बीच में हर्डल्स आएंगे, जितने भी हमारे पास पंगे आएंगे, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। तो हम एक एक पंगों को समझेंगे, उस पंगों को समझने, उन पंगों को ट्रीट करने के बाद हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास पंगा क्या है। अच्छा, उन सब चीज़ों को
कवर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है, अगर क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है, वैसे ये अगर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो या हाँ, एक चीज़ और, हम बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी मटेरियल सारा कवर करेंगे इंस्टीट्यूट का, राइट। हम एमटीपीज कवर करेंगे, हम आरटीपीज कवर करेंगे, राइट। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे के सारे कवर करते हुए चलेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 10 मार्क्स फॉर श्योर शॉर्ट मैं आपको इस चैप्टर के अंदर दिला के रहूँगा, यानी कि जिस भी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम है उस अटेम्प्ट में आने वाला क्वेश्चन आपको आता ही होगा, अगर आपने मेरी दोनों वीडियोस या तीनों वीडियोस जितनी भी वीडियोस होंगी मेरी उनको देख लिया तो इस चैप्टर की, राइट। आपके 100% 10 मार्क्स हैं, सारे के सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको सिर्फ अच्छे से बस फोकस करना है, राइट। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो लिखा है बट ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर लगाना है वो नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे कि सेल के ऊपर है। वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमेशा सेल के ऊपर है। अकाउंट में वैसे भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो होता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो सेल पर है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और कि हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट ना बोल, हालांकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है बट हमने इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ना बोलकर इसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोला है। इसकी वजह क्या है, देखो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था तो ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली क्या निकाला जाता है, डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है बैलेंस फिगर के थ्रू। बट इसमें बताओ हमने क्या निकालना है, इसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं निकाला, इसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो कोई भी जब कोई ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ना निकालकर किसी और चीज़ को निकालता है, यानी कि बैलेंस फिगर के थ्रू जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकालकर कोई और आइटम निकालते हैं, तो उस केस में हम ट्रेडिंग अकाउंट की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पंगे की, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में किस तरीके के पंगे आ सकते हैं, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है वो अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें पंगा नंबर 1 समझना पड़ेगा जो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि भाई ओरिजिनली वो कितने पे था, था। अब अगर पता ओपनिंग स्टॉक सही नहीं निकालेंगे, अगर ओपनिंग स्टॉक सही नहीं होगा तो आपको लगता है क्लोजिंग स्टॉक सही होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक सही नहीं होगा तो हमारे पास क्या आपको लगता है कि क्लेम सही होगा, नहीं। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक को सही करना जरूरी है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे क्लेम को ही भी इफेक्ट करेगा, यानी सर्वेयर जो है वो ओपनिंग स्टॉक को बिल्कुल ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू करके चलेगा, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बोलेंगे, और अगर किसी भी तरीके का उसमें ओवर वैल्यूएशन कर रखा है, अगर बिजनेस कंसर्न ने उसको ओवर वैल्यू कर रखा है तो उसे मुझे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई भी स्टॉक हमने ज़्यादा दिखा रखा है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और कोई भी स्टॉक जितने से मैंने अंडर वैल्यू कर रखा है यानी कम कर रखा है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा, ताकि मैं ओपनिंग स्टॉक की ओरिजिनल कॉस्ट पर आ सकूँ, अराइव कर सकूँ, राइट। कोई दिक्कत, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये वाली फिगर आएगी उसको हम कहाँ पुट करेंगे, डेबिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बाय टू ओपनिंग स्टॉक के थ्रू, राइट। अब पंगा नंबर 2 किस तरीके का आ सकता है, पंगा नंबर 2 हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टेड परचेजेस निकालनी पड़ती है, यानी कैलकुलेशन करना पड़ता है हमें किसका, एडजस्टेड परचेजेस का। तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड परचेजेस टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कितनी एडजस्टेड परचेजेस शो करनी है उसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में अगर ग्रॉस परचेजेस गिवन है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर किसी तरीके की आपको परचेज रिटर्न गिवन है तो मुझे उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक सर्वेयर के थ्रू क्लेम निकालने जा रहा हूँ, यानी कि मैं कोई सीए का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं कोई सीए नहीं हूँ, मैं एक सर्वेयर हूँ। तो अब बताओ अगर मैं सर्वेयर हूँ तो मेरे पास अगर किसी तरीके का माल, अगर मेरे पास किसी तरीके के गुड्स जो गोडाउन में आ चुके हैं बट भले ही उसके बदले में मेरे पास इनवॉइस रिसीव नहीं हुई है और इनवॉइस नहीं रिसीव हुई है, तो मुझे बताओ क्या ये माल मुझे ग्रॉस परचेजेस में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ बिल्कुल ऐड करना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई माल है जिसका इनवॉइस मैंने नहीं रिसीव करा है और वो ग्रॉस परचेजेस में इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड हो रखा है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये वाला माल भी तो जला होगा ना। अगर ये ऑब्वियस सी बात है, ये वाला माल अगर गोडाउन में आ चुका है, भले इसके बदले में इनवॉइस जनरेट नहीं करा है, तो ये वाला माल भी जला होगा, और अगर ये वाला माल भी जला होगा तो इसे भी परचेजेस में शो करना जरूरी है, इसे भी परचेजेस में क्या करना जरूरी है, इंक्लूड करना जरूरी है, राइट। क्योंकि डेबिट साइड जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होगा, राइट। यानी ये वाला माल भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा अगर ये एक्सक्लूड कर रखा है तो, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर किसी तरीके के गुड्स को प्रोप्राइटर ने
विड्रॉ कर लिया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, तो वो माल तो जला नहीं होगा। अगर वो माल नहीं जला होगा तो क्या उसे यहाँ पे आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो उसे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तीसरा केस, अगर किसी तरीके का हमने गुड्स जो है अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल, या फिर किसी तरीके के गुड्स को हमने फॉर एन एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो क्या वो माल जला होगा? नहीं जला होगा। तो क्या उस माल को हमें परचेजेस में इंक्लूड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब माल जला ही नहीं है, वो गोडाउन में नहीं है, तो उस गोडाउन को उसे एक्सक्लूड करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा। किसमें से? परचेजेस में से। यानी मैंने टोटल जो परचेजेस शो कर रखे उसमें से अगर किसी माल को हमने एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए या फिर सैंपल पर्पस के लिए अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो मुझे यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, राइट। और किसी तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि ग्रॉस परचेजेस में इंक्लूडेड है, तो उसे भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज करो मैंने परचेज, वैसे इस चीज़ को अगर हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अभी नहीं बता रहा इसको, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि ये किस तरीके की ट्रीटमेंट होती है, ये क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। अभी मैं नहीं समझा रहा, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, बट क्वेश्चन में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये भी जो हमारे पास एडजस्टेड परचेजेस है, यही वो एडजस्टेड परचेजेस का अमाउंट है जो हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है, राइट। अच्छा, हमारे पास पंगा तीसरा क्या आ सकता है? कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो उसके डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कितनी फिगर आनी चाहिए वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बच्चों क्या क्या आ सकता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस आ सकती है, कैरेज इनवर्ट्स आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डायरेक्ट परचेजेस है और किसी तरीके का हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके अंदर इंक्लूड कर रखा है, तो उसे मुझे हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो फिगर आएगी वो हमारी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में शो करने के लिए रेडी है, राइट। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको अभी मैं होल्ड करूंगा और मैं क्वेश्चन में आपको इसको ज़्यादा अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, बट सारा का सारा फॉर्मेट ये होगा, यानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मेट अगर याद हो गया तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का होगा वो आप सॉल्व कर लोगे, राइट। अब पंगा नंबर 4 किस तरीके का आ सकता है? पंगा नंबर 4 के अंदर क्या क्या आएगा? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ये देखूं तो मुझे यहाँ पे देखिए, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, यानी ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैसे निकलेगा? हमने जितनी सेल करी है उसके ऊपर जीपी रेशो, राइट। अगर क्वेश्चन में जीपी रेशो ही ना गिवन हो तो, अगर क्वेश्चन में जीपी रेशो नहीं गिवन होगी तो मुझे जीपी रेशो निकालनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने क्या बनाया है, इसीलिए मैंने पंगा नंबर 4 बनाया कि भाई, अच्छा मैं सॉरी पंगा नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ पहले, कि अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो कॉस्ट पर गिवन है, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो कॉस्ट पर गिवन है, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, ऑन सेल पे चेंज करना पड़ेगा। जब मैं सारे के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आरटीपी और एमटीपी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था, तो एक दो ही क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसके अंदर क्या था कि ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो कॉस्ट पे गिवन था, तो मैंने क्या करा, उसे सेल के ऊपर चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन में समझेंगे कि कैसे सेल पे चेंज करते हैं। वैसे बहुत ही कम क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट पे था सेल पे चेंज करना था, बट ये बहुत 11 क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही से समझाऊंगा। बट अगर सब, यानी इसका मतलब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट नहीं निकाल पाऊंगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होना जरूरी है। तो अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ही नहीं गिवन होगा तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं आता तो मैं कह सकता हूँ लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के आप करीब 85% क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से पंगा ही है। इस पंगे को मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं गिवन तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। बच्चों क्या करना पड़ेगा, अगर किसी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं गिवन तो मुझे प्रीवियस ईयर का क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब सर प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए क्या प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन होगा? यस, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास पिछले साल का सारा डाटा जो है वो अवेलेबल होगा, यानी पिछले साल के हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा, पिछले साल का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, पिछले साल का हमारे पास सेल्स होगी, पिछले साल के हमारे पास जो है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। जब हम बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड में जो हमारे पास अमाउंट बचेगा वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा सर क्या जिस तरीके से हमारे पास पंगे आ रहे हैं, जैसे कि एडजस्टेड परचेजेस के थे, जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस के थे, तो क्या प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में भी इस तरीके के पंगे होंगे? नहीं, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आएगा उसके अंदर किसी भी तरीके का पंगा नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। तो पिछले साल का
पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास सारा का सारा डाटा अवेलेबल होगा। उस डाटे की हेल्प, उस डाटा के, उन सारे डाटा की हेल्प से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो देखो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होता है हमारे पास। इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन प्रीवियस ईयर्स ट्रेडिंग अकाउंट द डाटा फॉर विच गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा जिसका डाटा हमें क्वेश्चन के अंदर 100% गिवन होगा। जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना यार मक्खन की तरह क्वेश्चन होंगे, मक्खन की तरह, मैं सच बता रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मैं क्या कराऊंगा, अगर एक भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत। 10 मार्क्स जो है आपके श्योर शॉट 100% कन्फर्म है। ठीक है, तो पिछले साल का मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनना है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा पिछले साल का जो ईयर एंड की डेट होगी, यानी 31 मार्च भी हो सकती है, 31 दिसंबर, वट एवर, जो भी। अगर कैलेंडर ईयर फॉलो करते होंगे तो 31 दिसंबर होगी, और अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं तो 31 मार्च होगी। तो ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे पिछले साल का, पिछले साल के परचेजेस डाल देंगे, पिछले साल का डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देंगे, पिछले साल की सेल डाल देंगे, पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे। तो हमारे पास जो डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा बैलेंस फिगर के थ्रू हमारे पास प्रॉफिट, बट हमें क्या निकालना, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी थी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी। राइट, अच्छा, और किस तरीके के हमारे पास पंगे आ सकते हैं। अब पंगा नंबर 5, पंगा नंबर 5 जो होगा वो क्या बताएगा, ये रहा। अब पंगा नंबर 5 क्या आता है, नेट एक्चुअल सेल। बच्चों ये समझना, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्चुअल सेल्स टू बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने अभी बताया आपको कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो सर्वेयर बनाता है, और सर्वेयर जो है, सर्वेयर को ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, जो सर्वेयर जो होता है वो जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है ना तो वो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाता है, ना ही किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को, ना ही किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर बताता है। वो तो बस इतना चाहता है कि मुझे ये पता चल जाए कि क्लोजिंग जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन के अंदर कितने की कॉस्ट का स्टॉक था, बस। क्योंकि उसे जो है वो बिजनेस कंसर्न को जो है वो क्लेम प्रोवाइड करना है। ठीक है, राइट, अच्छा। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्चुअल सेल्स टू बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेट एक्चुअल सेल कितने की शो करेंगे वो यहाँ पे निकालने का तरीका। तो क्वेश्चन में अगर आपके पास ग्रॉस सेल्स गिवन है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर क्वेश्चन में आपके पास ग्रॉस सेल जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, उसमें से अगर किसी तरीके की सेल्स रिटर्न है तो वो माइनस कर देंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, अगर गुड्स डिस्पैच नहीं हुए, अगर गुड्स डिस्पैच नहीं हुए होंगे तो क्या उसे यहाँ पे आना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा पॉइंट टेक्निकल है, अगर सुनोगे तो हो जाएगा। बस अपना फोकस ये रखना कि मुझे जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का क्लोजिंग स्टॉक जो था वो गोडाउन के अंदर रखा था। अब बताओ बच्चों, कोई ऐसा स्टॉक जो डिस्पैच नहीं हुआ था, कोई ऐसे गुड्स जो डिस्पैच नहीं हुए थे, सेल हो गए थे बट डिस्पैच नहीं होते। क्वेश्चन आपको इस तरीके से बोलेगा कि कुछ ऐसे गुड्स, इतने रुपए के गुड्स ऐसे थे जो सेल हो गए थे बच्चों, बट डिस्पैच नहीं करे थे, बट डिस्पैच नहीं करेंगे। हालांकि वो सेल ही है बट डिस्पैच नहीं करेंगे। अगर वो डिस्पैच नहीं हुए होंगे तो इसका मतलब वो क्या होंगे, उसका मतलब गोडाउन में ही रहे होंगे, और अगर गोडाउन में रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं जल गए होंगे, और अगर जल गए होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से, इस सेल में से उसे माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो बच्चों, वो सेल तो हुई, मतलब सेल तो हो गई है बट एक तरीके से गोडाउन से नहीं गए ना, तो वो सेल एक तरीके से नहीं हुई है, वो गोडाउन में ही रह गए ना माल। तो यहाँ पे गुड्स नॉट डिस्पैच से मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सेल में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं सेल में, देखो जब मैं इस नेट एक्चुअल सेल्स को मैं जितना कम शो करूंगा उतनी ही ज़्यादा मेरी बैलेंस फिगर आएगी। तो कोई ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी गोडाउन में था, ठीक है, वो सेल हो गया बट डिस्पैच नहीं हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है वो सेल में नहीं आएगा, उसे सेल में से मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उस सेल में से मुझे रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दे, क्योंकि ये वही क्लोजिंग स्टॉक है जो गोडाउन के अंदर जला। समझ गया, इसलिए इसको यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। इसी तरीके से गुड्स नॉट येट अप्रूव फ्रॉम कस्टमर। अब मुझे बताओ बच्चों, ये हमारे पास वो गुड्स हैं जो कस्टमर ने अप्रूव नहीं करे, इसका मतलब ये जो गुड्स हैं वो हमारे पास अप्रूवल पे गए थे। अगर ये अप्रूवल पे गए थे तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
अगर ये अप्रूवल पे गए होंगे तो ये गोडाउन में नहीं होंगे, और ये अगर गोडाउन में नहीं होंगे तो जले भी नहीं होंगे, तो मुझे इस सेल में से इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस सेल के अंदर इंक्लूडेड है। हाँ, क्वेश्चन में वो ये बताएगा कि हमारे पास जो सेल है उसके अंदर कुछ ऐसी भी सेल है जो अप्रूवल पे थी बट अभी तक अप्रूव नहीं हुई, तो अगर ये इंक्लूडेड थी अप्रूवल के अंदर और अप्रूव नहीं है तो ये कस्टमर के पास रखी हुई, यानी गोडाउन में थी ही नहीं, और अगर गोडाउन में नहीं है तो जली भी नहीं होगी, तो इसके लिए मुझे उस सेल में से इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सेल में है, जो सेल है, क्वेश्चन बोलेगा कि जो सेल है उसके अंदर सेल ऑन अप्रूवल भी है, जिसमें से इतने के गुड्स जो है वो अभी अप्रूव नहीं हुए, और अगर अप्रूव्ड नहीं होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है बढ़ जाए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गोडाउन में जिस दिन आग लगे उस दिन हमारे पास स्टॉक कितने का था, राइट, तो उसे माइनस कर देंगे। अच्छा, ये दोनों जो फिगर होंगी हमारी किस पे आएगी, सेल वैल्यू पे आएंगी। बच्चों याद रखना, दोनों की दोनों फिगर आएंगी सेल वैल्यू पे, क्योंकि सेल में से ही हम सेल वैल्यू माइनस करेंगे, राइट, ठीक है, इसीलिए हमारे पास नेट एक्चुअल सेल्स आ जाएगी। ये वाला अमाउंट जो होगा हमें कहाँ शो करना पड़ेगा सॉरी, ये वाला अमाउंट जो है हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट एक्चुअल सेल्स से शो करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से हमारे पास पंगा नंबर 6 आएगा। पंगा नंबर 6 क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्टॉक लाइंग विद कस्टमर नॉट येट अप्रूव टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि हमारे पास ये वैसे क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, बट स्टिल अभी मुझे थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाने हैं। अगर किसी को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे तो वो क्वेश्चन तक का वेट कर ले, मैं 100% श्योर हूँ कि क्वेश्चन कराने के टाइम पे ये चीज़ आपको 100% समझ में आने लग जाएगी। अब मुझे बताओ बच्चों हमारे पास वो स्टॉक जो कस्टमर्स के पास हमने अप्रूवल के पास कस्टमर के पास अप्रूवल के लिए गया था बट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो उसे मैंने सेल में से माइनस कर दिया होगा, क्योंकि वो सेल में इंक्लूड था, तो सेल में से मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। बट मुझे उसे कहाँ शो करना पड़ेगा, मुझे उसे क्रेडिट साइड में भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसे क्रेडिट साइड में नहीं शो करूँगा तो इससे क्या होगा, अगर मैं उसे क्रेडिट साइड में नहीं शो करूँगा तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो क्या नाम है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है उसमें शामिल हो जाएगा, बट मुझे उसे क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं होने देना, इसलिए मुझे अलग से उसका एक स्पेस बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। ये देखो मैंने बना रखा है, बाय गुड्स विद कस्टमर नॉट येट अप्रूव्ड एट कॉस्ट, राइट। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ से माइनस कर दिया और मुझे यहाँ पे अलग से शो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं, आप खुद देखो, मैं अगर सिर्फ यहाँ से माइनस कर देता हूँ और मैं यहाँ नहीं शो करता तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो मेरा उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, बट मुझे इसे यहाँ नहीं दिखाना, मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये वो माल है जो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं था, बट एक तरीके से था तो मेरा स्टॉक ही जो अभी तक बिका नहीं है, तो मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा, राइट। तो ये किस तरीके से हमें शो करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ दी कॉस्ट ऑफ स्टॉक लाइंग विद कस्टमर नॉट येट अप्रूव टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, हमारे पास हमें ये देखना पड़ेगा कि सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स नॉट येट अप्रूव, यानी कि हमारे पास जो गुड्स अप्रूवल के लिए गए थे, बट अप्रूव नहीं पाए, उनकी सेल वैल्यू क्या थी, वो कैसे निकलेगी। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कितने की सेल वैल्यू के गुड्स जो है अप्रूवल पे गए थे और कितने के गुड्स अप्रूव नहीं हुए, उसकी प्रोपोर्शन गिवन होगी, जैसे 2/3, 3/4 ऐसे करके गिवन होगा, राइट। तो सेल वैल्यू ऑफ गुड्स नॉट येट अप्रूव, टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल मल्टीप्लाइड बाय नॉट अप्रूव्ड प्रोपोर्शन, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि कितने रुपए की सेल वैल्यू के गुड्स जो थे वो नहीं अप्रूव हुए अभी तक, राइट। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट था उसमें से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो जो मेरे पास गुड्स आ जाएंगे वो स्टॉक क्या नाम है कॉस्ट पे आ जाएंगे, और मुझे कॉस्ट ही तो लिखनी पड़ती है, ये देखो मुझे यहाँ पर कॉस्ट ही लिखनी पड़ती है, ये देखो मैंने लिखा है ना, बाय गुड्स विद कस्टमर नॉट येट अप्रूव्ड एट कॉस्ट, इसलिए मुझे कॉस्ट पे शो करना पड़ेगा, राइट। ये एक तरीके से हमारे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है, बट कि वो क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे पास नहीं है, ये वो क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे पास नहीं है बट कस्टमर्स के पास तो है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ ना शो करता तो आप समझ रहे हो ना, अगर मैं इसको यहाँ ना शो करता तो वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देती, बट एक्चुअल में वो माल तो चला ही नहीं। हमें तो ये वाला जो अमाउंट है, हमें ये वाला अमाउंट जो है वो हमें स्टॉक जो शो करना है वो उस दिन का शो करना है जिस दिन गोडाउन में माल था, बट वो तो माल उस टाइम कस्टमर था, तो ये हमारा एक तरीके का क्लोजिंग स्टॉक है, बट ये गोडाउन में नहीं था, इसलिए हमने इसे अलग से एक क्लोजिंग स्टॉक के रूप में दिखा रखा है, राइट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट येट अप्रूव लाइंग विद कस्टमर आ जाएगा, बस ये शो करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट था। अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी पेस्ट कॉन्सेप्ट में, बस आपको ये 2 वर्किंग नोट जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि इतने का हम जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर
इतने रुपए की कॉस्ट का माल था। बट एक बात बताओ, जब आग लगती है तो क्या सारा का सारा जो है वो गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर फायर फाइटर्स के आने की वजह से, या फिर आसपास के लोगों के आग बुझाने की वजह से कुछ ऐसा भी माल होता है जो बच जाता है, जो कहते हैं कि ठीक ठाक हालत में जो है वो बच जाता है। इसका मतलब पूरी तरीके से भी नहीं चलता और पूरी तरीके से सही भी नहीं होता। तो इस तरीके के माल को हम कहते हैं साल्वेज्ड स्टॉक। ठीक है, इस तरीके का माल जो बचा लिया गया बट पूरी तरीके से नहीं, बट मतलब उसकी वैल्यू जो है कुछ ना कुछ निकल जाएगी बच्चों, कुछ ना कुछ निकल जाएगी, तो उसको हम कहते हैं साल्वेज्ड स्टॉक। तो देखो, तो हमें ये निकालना है कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर हमारे क्लेम देती है, यानी कि हमें जो क्लेम मिलेगा वो इस बात का मिलेगा कि आपको एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ, आपके गुड्स जो है एक्चुअल में कितने के जले। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द, ये तो भैया निकालना जरूरी है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर नहीं निकलेगा तो हम एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक नहीं निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताना, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास गोडाउन में इतने रुपए की कॉस्ट के गुड्स जो थे। ठीक है, अच्छा, टोटल स्टॉक साल्वेज उसको हम लेस कर देंगे। अब स्टॉक साल्वेज को क्यों लेस करेंगे, क्योंकि इतने रुपए का माल हमने बचा लिया, तो अब जो माल बचा लिया उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम तो देगी भाई, ये तो कॉमन सेंस ही बात है। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा देखेगी ना। तो आपके गोडाउन में इतने का माल रखा था, इतने रुपए का माल आपने बचा लिया, तो जो बच जाएगा उसी के ऊपर तो हमें क्लेम मिलेगा भाई। जो चीज़ आपने बचा ली उसके ऊपर हम क्लेम क्यों दें। बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद अगर आपने किसी तरीके का फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कर रखा है, अगर किसी भी तरीके का आपने फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कर रखा है, यानी कि कह सकते हैं कि आप जो है वो मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आप आग बुझाने में हेल्प करेगा, या फिर हाँ, आग बुझाने में जो एक तरीके का ऐसा खर्चा जो आग बुझाने में हेल्प करेगा, जो कि इंश्योरेंस कंपनी जो है एडमिट कर लेते कि हाँ आपने इस तरीके ये खर्चा करके आग को बुझा लिया, या फिर आग पर काबू पा लिया, या फिर कोई भी ऐसा खर्चा जिसको इंश्योरेंस कंपनी मान लेती है, एडमिट कर लेती है, वो भी ऐड हो जाएगा कि हाँ भाई इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि इस खर्चे के बदले में भी हम आपको क्लेम देंगे, तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो बच्चों याद रखना, टोटल लॉस ऑफ स्टॉक के लिए सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फाइल लेंगे, उसमें से जो माल आपने बचा लिया उसके ऊपर क्लेम नहीं मिलेगा, इसलिए उसे माइनस करना पड़ेगा। और जिस खर्चे को कर आपने आग पे काबू पा लिया, या फिर आग जल्दी बच गई, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारा खर्चा है, तो उसके बदले में भी तो बिजनेस कंसर्न जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फिगर आएगी वो हमारे पास एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर होगी। अब ये मैंने क्यों निकाला ये मैं आगे समझाऊंगा, बट ये निकालना जरूरी है, ये भी हमारा एक वर्किंग नोट होगा, यानी जब हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी ये जो क्या नाम है, ये जो कैलकुलेशन है इसका भी एक वर्किंग नोट बनेगा, राइट। अच्छा बच्चों, जब मैं क्वेश्चन को रिव्यू कर रहा था तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा आया था जिसमें लिखा था कि जो साल्वेज स्टॉक था वो इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया। अब बताओ, जो साल्वेज स्टॉक अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया, देन टोटल स्टॉक साल्वेज विल बी टेकन एज नील व्हाइल कंप्यूटिंग एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी साल्वेज स्टॉक जो है वो ले जाती है, यानी कि जो बचा हुआ माल था, यानी कि जो हमारे पास जो माल था वो जो ना पूरी तरीके से ठीक था ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ था, अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको ले जाती है, या फिर जो बिजनेस कंसर्न है इस तरीके के माल को इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर देता है, तो उस केस में जो हमारे टोटल लॉस ऑफ स्टॉक साल्वेज होगा वो हमारे पास